हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्वेता है। मैं आपके साथ चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। मेरे पास टैट जून 2022 का पेपर है जो कि सीरीज़ बी है, जिसके मैं पहले 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगेगी तो मैं आगे भी इस सीरीज़ को कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। क्रिएटिव पोटेंशियल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? क्रिएटिव पोटेंशियल मतलब सृजनात्मक क्षमता। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रिएटिव पोटेंशियल क्या होता है। क्रिएटिव पोटेंशियल दैट इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है? टू टर्न्स इमेजिनेटिव आइडियाज़ इनटू रियलिटी। जो हमारे आइडियाज़ होते हैं, आइडियाज़ को चेंज करना रियलिटी में, उसको क्रिएटिविटी बोला जाता है। क्रिएटिविटी जो है ये लैटिन वर्ड, लैटिन का शब्द है ये क्रियर, इससे लिया गया है। क्रियर मीन्स टू क्रिएट, और या फिर हम बोल सकते हैं टू मेक। तो क्रिएटिव पोटेंशियल होती है क्रिएटिविटी, मतलब आइडियाज़ को रियलिटी में चेंज करना। तो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इनमें से कुछ एक मेथड है। जैसे जब हम न्यू आइडियाज़ को बार बार क्या करते हैं, नए नए आइडियाज़ को प्रैक्टिस करते हैं। नंबर 2, जब हम बच्चों की क्लासरूम एक्टिविटीज़ करवाते हैं, तब हमारी बच्चों की जो क्रिएटिविटीज़ होती हैं वो इंक्रीज़ होती हैं। या फिर जब हम माइंड मैप या फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, उससे क्रिएटिविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। या फिर जब हम बच्चों को क्लास में डिफरेंट डिफरेंट तरह के एग्जाम्पल देते हैं, तो उससे हम बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है वो इम्प्रूव होती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रॉपर ट्रेनिंग। क्रिएटिव पोटेंशियल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, development is the pattern of change that begins at dash and continues throughout the life. डेवलपमेंट एक ऐसा पैटर्न है जो स्टार्ट होता है डैश से और थ्रू आउट द लाइफ। तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हो जाती है? एट द स्टेज ऑफ कंसेप्शन। डेवलपमेंट जो है वो कंसेप्शन से ही शुरू हो जाती है। कई बार हम गलती करते हैं, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि इसकी जगह क्या कर देते हैं कि डेवलपमेंट बर्थ से स्टार्ट होती है। तो डेवलपमेंट बर्थ से स्टार्ट नहीं होती है, ये कंसेप्शन के टाइम, गर्भधारण के समय ही ये जो डेवलपमेंट है ये स्टार्ट हो जाती है। अब डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है ग्रोथ। ग्रोथ जो है वो एक स्मॉल है और डेवलपमेंट जो है वो एक बड़ी मात्रा में है। ठीक है, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ग्रोथ क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर होगा ग्रोथ इज़ क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्यों? क्योंकि इसको हम मेज़र कर सकते हैं। हम किसी बच्चे की लेंथ को मेज़र कर सकते हैं, उसकी हम वेट को मेज़र कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो क्या है? डेवलपमेंट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि डेवलपमेंट कैसा प्रोसेस है। डेवलपमेंट जो है वो बोथ है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। अब डेवलपमेंट की कुछ स्टेजेस थी हमारे पास, जिनको बोला जाता है स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा प्री नेटल। प्री नेटल जो होती है ये होती है 40 वीक्स की, मतलब 9 मंथ, जब बच्चा जो है वो माँ के पेट में होता है। उसके बाद आती है इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज होती है हमारी 0 to 2 ईयर। थर्ड आती है हमारी चाइल्डहुड। चाइल्डहुड ये आती है हमारी 2 to 12 ईयर। ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड जो है वो 2 to 6 ईयर होती है और लेटर चाइल्डहुड 6 to 12। तो यहाँ से भी हमारा क्वेश्चन बनता है कि जो अर्ली चाइल्डहुड एज होती है उसका टाइम पीरियड कितना होता है। तो आपका आंसर होगा 2 to 6 ईयर, और जो लेटर चाइल्डहुड है उसका 6 to 12 ईयर।
अर्ली चाइल्डहुड को जो है इसको प्री गैंग एज भी बोला जाता है, प्री गैंग एज या फिर प्री स्कूल एज भी बोला जाता है। और जो लेटर चाइल्डहुड होती है इसको गैंग एज बोला जाता है या फिर स्कूल एज बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, withdrawal into oneself is a developmental disorder which is known as, स्वयं में सिमट जाना, हिंदी में देखें आप, स्वयं में सिमट जाना, इसको क्या बोलते हैं, ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? ऑटिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड ऑटस से ड्राइव किया गया। ऑटिज्म इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट इज ऑटस। ऑटस का मतलब होता है सेल्फ। ऑटिज्म एक इस प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे जो है वो दूर दूर रहना पसंद करते हैं, इनका आईक्यू लेवल कम होता है, ये जनरली दूसरे लोगों के साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं, मतलब एंटी सोशल बिहेवियर इनका होता है। उनको बोलते हैं ऑटिज्म, स्वयं में सिमट जाना। इनका एंटी सोशल बिहेवियर होता है, मतलब ये सोसाइटी में ज़्यादा मिक्स नहीं होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ इनकी बातचीत होती है जिनके साथ ये बहुत ज़्यादा मिक्स हुए होते हैं, बाकी किसी के साथ ये बात करना पसंद नहीं करते। तो ये क्या शो करते हैं? एंटी सोशल बिहेवियर। इसमें तीसरा ऑप्शन दिया गया है मेंटल रिटार्डेशन। तो मेंटल रिटार्डेशन क्या होती है? मेंटल रिटार्डेशन जब बच्चों को पढ़ने, सोचने, लिखने में मुश्किल आती है, ये क्षमता जो होती है पढ़ने लिखने सोचने की क्षमता जब बच्चों में कम होती है तो उसको बोला जाता है मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, नॉर्मल जो एक स्टूडेंट है उसका आईक्यू होता है 90 to 110। तो ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि जो नॉर्मल एक चाइल्ड होता है उसका आईक्यू लेवल कितना होता है? 90 to 110। लेकिन जो मेंटल रिटार्डेशन बच्चे होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है? 70 से कम। तो जिनका आईक्यू 70 से कम होगा वो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आ जाते हैं। अब मेंटल रिटार्डेशन भी आगे 4 स्टेजेस में इसको कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1, वो बच्चे जिनका आईक्यू 50 to 35 होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। 50 to 35, जिनका आईक्यू 50 to 35 होता है, सॉरी इससे पहले हम लेते हैं जिनका आईक्यू 70 to 50 होता है, उनको बोला जाता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। इन बच्चों को हम कोई ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनकी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे कोई उनको हार्डवेयर का कोई उनको काम सिखा दिया तो इनका ये अपने छोटे मोटे काम जो है ये बच्चे कर सकते हैं, जिनका आईक्यू होता है 70 to 50। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बन सकता है कि जिनका आईक्यू 70 to 50 होता है उन बच्चों को क्या बोला जाता है? तो उनको बोला जाता है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। सेकेंड इसमें आता है जिनका आईक्यू 35 to 50 होता है, उनको बोला जाता है मॉडरेट। यहाँ लिख देती हूँ मैं। तीसरा थर्ड स्टेज आती है जिनका आईक्यू 20 to 35 होता है, उनको बोला जाता है सीवियर। सीवियर मतलब ये बहुत ही गंभीर तरह से असंतुलित होते हैं, मतलब टोटली दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। और जिनका आईक्यू लेस देन 20 होता है, लेस देन 20, उनको बोलते हैं प्रोफाउंड। तो हमें यहाँ से साइकोलॉजी में एक क्वेश्चन, साइकोलॉजी किसी ना किसी टैट के पेपर में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि जिनका आईक्यू 20 to 35 होता है उन बच्चों को क्या बोला जाता है? उन बच्चों को सीवियर बोला जाता है। जो जिनका आईक्यू लेस देन 20 होता है उनको क्या बोला जाता है? उनको प्रोफाउंड चाइल्ड बोला जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज ऑफ द रिजल्ट इज सेम एज, तो इसका आंसर होगा रीइंफोर्समेंट। इसको मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी।
कि जो नॉलेज होता है, जब हमें अपने रिजल्ट का नॉलेज होता है तो वो एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। कैसे, आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी है और आपके हाथ में एक पेन और या फिर पेंसिल और स्केल दे दिया, और मैंने आपको बोला है कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की। आपकी आंखों पर पट्टी बांधी हुई है और आपके हाथ में पेन और स्केल है। मैंने आपको बोला कि आपने लाइन ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर, तो आपने ये लाइन ड्रॉ करी। अब मैंने इस लाइन को मेज़र किया और मैंने बोला कि ये लाइन 5 सेंटीमीटर है। तो इससे आपको एक हिंट मिला कि लाइन जो है वो 5 सेंटीमीटर है। आपको मैंने दोबारा से लाइन खींचने को बोला, आपने फिर से लाइन खींची। सपोज़ अब आपने लाइन खींची इतनी, इस लाइन को हमने मेज़र किया तो ये लाइन 8 सेंटीमीटर थी। फिर आपको बताया गया कि लाइन 8 सेंटीमीटर है। इससे आपको क्या मिल रही है, एक फीडबैक मिल रही है। फिर से आपने लाइन ड्रॉ करी और ये लाइन ड्रॉ कर दी आपने, तो सपोज़ ये लाइन आई हमारी 12 सेंटीमीटर। फिर से आपको फीडबैक दी गई कि लाइन जो है वो 12 सेंटीमीटर है। अब आपको पता चल रहा है कि मेरे को कितनी लाइन खींचनी है। तो अब ना तो आप बहुत लंबी लाइन खींचेंगे ना ही छोटी, तो आपने फिर से लाइन ड्रॉ करी और ये अब आपकी लाइन आई 10 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हो रहा था, आपको एक फीडबैक मिल रही थी जो एक किसका काम कर रही थी, रीइंफोर्समेंट का काम कर रही थी, जिसकी हेल्प से आपने अपने गोल को क्या कर लिया, अचीव कर लिया। तो जब हमें नॉलेज होता है रिजल्ट का, तो वो किसका काम करता है, वो एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने समझा कि कैसे जो नॉलेज होता है रिजल्ट का वो रीइंफोर्समेंट का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ये एसोसिएटेड है। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी थी ये किसने दी थी, तो ये थ्योरी दी थी बीएफ स्किनर ने। स्किनर, इनका पूरा नाम था बीएफ स्किनर। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने ये थ्योरी 1938 में दी थी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। इस थ्योरी के अलग अलग नाम हैं। इस थ्योरी को यहाँ लिख देती हूँ मैं। इसको अन्य नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसका अनदर नेम क्या है, तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी। अब इसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी क्यों बोला गया, इसको इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें रीइंफोर्समेंट दी जाती थी। रीइंफोर्समेंट इसमें दी जाती थी। रीइंफोर्समेंट हमारी होती थी पॉजिटिव और नेगेटिव। बीएफ स्किनर ने क्या किया था, एक स्किनर बॉक्स था जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था रैट और पिजन के ऊपर। तो इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी इसको क्यों बोला गया, जब एक रैट को पिजन इसमें स्किनर बॉक्स में रखा गया था, जब ये सही लीवर को प्रेस करता था तो उसमें ग्रीन लाइट ऑन होती थी, और जब ग्रीन लाइट ऑन होती थी तो उसमें से प्लेट में फूड आता था, तो जो काम करता था रिवॉर्ड का। लेकिन अगर उसने अनडिज़ायर्ड बिहेवियर शो किया, गलत लीवर उसने प्रेस किया, तो वहाँ पे रेड लाइट ऑन होती थी और उसको उसके लिए क्या मिलती थी, इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था, और वो क्या थी, हमारी पनिशमेंट थी। इसलिए इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी बोला जाता है। इसका एक और भी नाम है जिसको बोलते हैं आरएस थ्योरी। तो कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि आरएस थ्योरी किसने दी थी, तो आरएस थ्योरी बीएफ स्किनर ने ही दी थी, क्योंकि आरएस थ्योरी को ही ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बोला जाता है। आरएस थ्योरी इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें पहले हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, कार्य करते हैं, उसके बाद हमें स्टिमुलस मिलता है। ये इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसके ऊपर बेस्ड थी, तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो थी, ये जो बीएफ स्किनर थे, ये थॉर्नडाइक से बहुत प्रभावित थे। थॉर्नडाइक, आपको पता है थॉर्नडाइक जिन्होंने क्या दिया है, ट्रायल
एंड एरर थ्योरी दी थी। इससे ये बहुत प्रभावित थे। थॉर्नडाइक ने ही हमारे प्राइमरी लॉज दिए थे। प्राइमरी लॉज, ये 3 प्राइमरी लॉज थे, इनमें से एक था लॉ ऑफ इफेक्ट। तो हमारी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो किसके ऊपर बेस्ड है? वो लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड है। प्राइमरी लॉ में कौन कौन थे? लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बन गया कि थॉर्नडाइक ने कौन सी थ्योरी दी थी? थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी। थॉर्नडाइक ने ही क्या दिए? प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग जो है वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक ने दिए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिनमें पहला है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ प्रैक्टिस, या फिर इसको लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी बोला जाता है। तो हमारे जो B.F. स्किनर थे वो किससे प्रभावित थे? वो थॉर्नडाइक से प्रभावित थे। और इनकी ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी ये किसके ऊपर थी? लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर बेस्ड थी। यहाँ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पेपर में बनते हैं। आप प्लीज़ इन वीडियो को बार बार सुनते रहें। आप जितना इसको सुनेंगे, जितना बार बार सुनेंगे, उतने आपके ये दिमाग में बैठेंगे, उतना आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। एक बार सुनने से दिमाग में नहीं बैठेगा, इसलिए आपको वीडियो बार बार सुननी है। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A belief in the permanence of certain attribute of object or situation in spite of superficial change is called। बाह्य परिवर्तनों के बावजूद स्थिति तथा वस्तुओं में कोई परिवर्तन नहीं आता, उसको बोला जाता है कंजर्वेशन, संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे स्टेज फॉर इन्फेंसी इज। पियाजे की जो स्टेजेस थी इन्फेंसी, उसको बोला जाता है, इन्फेंसी स्टेज को क्या बोला जाता है? सेंसरी मोटर बोला जाता है। और इसकी जो टाइम पीरियड होता है वो 0 to 2 ईयर होता है। फ्रेंड्स, पियाजे, इनका पूरा नाम था जीन पियाजे। ये स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे को क्या बोला जाता है? इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी जीन पियाजे को बोला जाता है। इन्होंने बच्चों को क्या बोला था? इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें 2 इनकी लड़कियां थी और 1 इनका लड़का था। इन्होंने बच्चों को क्या बोला? लिटिल साइंटिस्ट। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट किसने बोला है? तो वो जीन पियाजे ने बोला है। अब इन्होंने जो थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसकी 4 स्टेजेस थी। नंबर 1, ये थोड़ी आगे पीछे लिखी हुई है, तो नंबर 1 है सेंसरी मोटर स्टेज 0 to 2 ईयर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये फर्स्ट स्टेज है। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है प्री ऑपरेशनल, तो ये इसका टाइम पीरियड है 2 to 7 ईयर। थर्ड आती है हमारे पास कंक्रीट ऑपरेशनल, तो ये तीसरी स्टेज है, ये 7 से 11 साल तक होती है। और उसके बाद चौथा आता है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से लेके उससे आगे तक। तो कई बार पेपर में हमें ये अरेंज करने को ही आ जाते हैं कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, सेकंड स्टेज कौन सी है, थर्ड स्टेज कौन सी है। और कई बार इनका टाइम पीरियड पूछ लिया जाता है कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कब से लेके कब तक होती है, तो 7 से 11। इसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन स्टेजेस में से, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और नया क्वेश्चन है ये। वाइल रनिंग विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल बैलेंस। कि जब हम भागते हैं, दौड़ लगाते हैं या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारे दिमाग का कौन सा पार्ट जो है वो बैलेंस को बनाए रखता है? तो वो है सेरेबेलियम। हमारा जो फिजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन कौन करता है? जो हमारे दिमाग का पार्ट है सेरेबेलियम। सेरेबेलियम जो है इसका काम होता है टू मेंटेन फिजिकल बैलेंस। नेक्स्ट ऑप्शन है थैलेमस। थैलेमस होता है, ये इसको बोला जाता है स्टेशन ऑफ ब्रेन। ये क्या है? स्टेशन है किसका? ब्रेन का। थैलेमस का क्या काम होता है? ये इंफॉर्मेशन भेजता है किसको? सेरेब्रम को।
ध्यान रखना ये सेरेबेलियम है और जो थैलेमस है ये इंफॉर्मेशन भेजता है सेरिब्रम को। यहाँ लिख देती हूँ मैं सेरिब्रम। सेरिब्रम का क्या काम होता है? सेरिब्रम का काम होता है जो हमारा जो सोचने की क्षमता होती है, जो समझने की क्षमता होती है, जो हम डिसीज़न लेते हैं, जो हमें स्मेल आती है, हम बोलते हैं कि यहाँ से स्मेल आ रही है, यहाँ से फ्रेगरेंस आ रही है, तो ये सारे काम किसके होते हैं? सेरेब्रम के होते हैं। ध्यान रखें ये सेरेब्रम अलग है और सेरेबेलियम अलग है। सेरेबेलियम जो है वो हमारे फिजिकल बैलेंस को मेंटेन करता है और सेरेब्रम जो है वो हमारे सोचने समझने डिसीज़न लेने की जो क्षमता होती है उस पर काम करता है। थैलेमस जो है वो इस सेरेब्रम को इंफॉर्मेशन भेजता है। लास्ट है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है ये हमारे जो शरीर के जो प्रोसेस होते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग, इनको जो है वो मेंटेन करता है। तो इस वीडियो को बार बार सुनते रहिए। इन टर्म्स को जब आप बार बार सुनेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशनल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। तो वो पर्सन जो मोटिवेशन और इमोशनल प्रॉब्लम के साथ डील करता है, उनकी जो स्टडी है वो कौन करता है, उनकी समस्याओं को कौन सुनता है, तो उसको बोलते हैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। वर्क विद पर्सन हु सफ़र फ्रॉम मोटिवेशन एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, जो किसी पर्सन की मोटिवेशनल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को स्टडी करते हैं उसको काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। और जो हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई भी डिसऑर्डर है उनको जो स्टडी करता है वो होता है क्लिनिकल, उसको बोला जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच स्टडी द बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन। तो जो सोशल सिचुएशन में हमारे बिहेवियर को स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है सोशल साइकोलॉजी। नाम से ही क्लियर है, सोशल सिचुएशन में बिहेवियर को स्टडी करना, तो मतलब सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड इज सिमिलर टू। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन मेथड नाम से ही क्लियर है, मतलब एक क्रम में किसी चीज़ को स्टडी करना। इट इज़ सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये किसके सिमिलर है? एक्सपेरिमेंटल मेथड के। तो एक आता है हमारे पास क्लिनिकल मेथड। क्लिनिकल मेथड जो होता है इसके ऊपर इस पे बेस्ड काम किया था जो हमारे ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे सिगमंड फ्रूड, नाम सुना होगा आपने। सिगमंड फ्रूड, इन्होंने जो थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। सिगमंड फ्रूड ने थ्योरी दी थी साइको एनालिसिस। तो इन्होंने ये जो थी क्लिनिकल मेथड को पहले स्टडी किया था, उसके ऊपर उसके बेस्ड इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इंटरव्यू मेथड तो आपको पता ही है, जब दो या दो से अधिक लोगों की फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है तो उसको बोला जाता है इंटरव्यू मेथड। ग्रुप मेथड की जब ग्रुप में हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको ग्रुप मेथड बोला जाता है। तो ये आज की वीडियो में थे 11 क्वेश्चन जो आपके साथ डिटेल में शेयर किए गए हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को बार बार सुनें। आप जितना बार इसको सुनेंगे उतने बार आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मैं आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर के अगले 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी, इसी तरह डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।